नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरआरबी ग्रुप डी के वीडियो सीरीज में। और इस वीडियो सीरीज में हम लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और मैं आपके लिए लाता हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर जनरल नॉलेज एंड साइंस। आज की क्लास में हम लाए हैं आपके लिए जनरल नॉलेज 17 दिसंबर 2018 में जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को जीके के। तो आरआरबी ग्रुप डी की सीरीज चल रही है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो वीडियोस आ रहे हैं, मैथ्स अमित सर के द्वारा हो रहा है, रीजनिंग सूरज सर के द्वारा हो रहा है और साइंस और जीके मेरे द्वारा हो रहा है। तो इन जो सारे वीडियोस आने उसमें काफ़ी मेहनत हो रही है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप डिस्कस करोगे, सही से समझोगे, उसके पीछे जो कहानियां हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो सवाल को आने का, और उससे जुड़े क्या क्या सवाल आ सकते हैं, ये सब चीज़ें आप जानोगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आरबी ग्रुप टी की इस वीडियो सीरीज को जरूर फॉलो करें और जो भी वीडियोस आ रही है सबको एंड तक देखें। और आपका जब भी एग्जाम होगा आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि अगर जंग जीतनी है तो जो मेहनत करनी है उससे आई मीन एक होता है ना, डायलॉग था कुछ कि जंग से पहले जितना आप पसीना बहाओगे जंग में उतना कम खून बहेगा। तो वही बात है, आप जितने अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे उतनी कम आपको परेशानी होगी आरआरबी ग्रुप डी के सवालों को सॉल्व करने में, उतना कम आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा एग्जाम के समय में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। सवालों का दौर, पहला सवाल और बेहतरीन सवाल। सवाल कहता है कि हु इज द लीड एक्ट्रेस इन द मूवी मैरी कॉम। मैरी कॉम जो मूवी आई थी उसमें जो लीड एक्ट्रेस थी वो कौन थी? ऑप्शन क्या क्या है? ए दीपिका पादुकोण, बी कैटरीना कैफ, सी करीना कपूर या डी प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका चोपड़ा। आप सब में से कई लोगों ने ये मूवी देखी होगी, मैरी कॉम 2014 में ये मूवी आई थी और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था इसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का। और ये मूवी की अगर बात करें तो मैरी कॉम पर बेस्ड है। मैरी कॉम मणिपुर की हैं और इन्होंने भारत के लिए काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है। विभिन्न विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में मुक्केबाजी करती हैं ये, और आप सब जानते ही होंगे कि इन्होंने ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है, ठीक है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और साथ ही साथ कौन से ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो साथ साथ आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाओगे, यहाँ के अलावा आप खुद भी जाकर सर्च करोगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पूछा जा सकता है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि मैरी कॉम को कौन से ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। साथ ही साथ इन्होंने 5 बार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है अपनी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने वो भी जीता हुआ है। तो बॉक्सिंग के 5 वर्ल्ड कप बेसिकली इनके नाम है, 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इनके नाम है, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा ने इनका रोल प्ले किया था, इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो ऐसे और बायोपिक्स के सवाल बन सकते हैं, तो थोड़े बहुत आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इजी है सिनेमा का याद करना। इससे 1-2 नंबर निकल जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो मूवी आई थी, एम एस धोनी का किरदार इसमें निभाया था सुशांत सिंह राजपूत ने। भाग मिल्खा भाग भी मूवी आई थी स्पोर्ट्स में, जिसमें मिल्खा सिंह किरदार निभाया था फरहान अख्तर ने। साइना नेहवाल थी, इनका किरदार निभाया था परिणीति चोपड़ा ने, ठीक है। पान सिंह तोमर बने थे इरफान खान। तो इस तरह के और भी अगर आपके पास बायोपिक्स हैं उनके नाम आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा कई क्वेश्चन देखेंगे जो कि एन जो हमारे जो थे रामानुजन, उनके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो उसमें उनका रोल किया था देव पटेल ने। तो उसकी उस पर भी सवाल बन चुका है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसके ऊपर सवाल बनी थी। ये हमने डिस्कस किया हुआ पिछले वीडियोज़ में, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पीछे जो भी वीडियोस आए हुए हैं उन्हें भी आप जरूर फॉलो करो और यहाँ से आपको पैटर्न पता चलेगा। जितना आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगता चलेगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें जो है, ये क्वेश्चन जो है वो सारे इसमें आ रही हैं, सारे प्रीवियस ईयर में आ रही हैं। किस तरह से इन क्वेश्चंस के बीच का एक लिंक बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। तो वहाँ से भी आपको प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें स्पेसिफिकली पढ़नी है, वहाँ पर एकदम ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 2 पूछता है कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तारापुर इन डैश। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, जो न्यूक्लियर से जो हम शक्ति बनाते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? तारापुर मतलब कौन से राज्य में स्थित है, ये सवाल। ऑप्शन क्या क्या है? झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर एटॉमिक पावर सेंटर। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1969 को और भारत में बनने वाला ये पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के थ्रू जो है वो बिजली उत्पन्न की जाती है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्शन होते हैं, आपको पता होगा, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन।
तो फ्यूजन में क्या होता है कि दो बड़े एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, और ये जो रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये होता है सूर्य के अंदर होता है या सारे स्टार्स के अंदर होता है, ताकि दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम एटम बनाते हैं। इसकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, बड़ा एटम ऐसे यूरेनियम का एटम है, ये टूट के छोटे छोटे एटम से बन जाता है जब इस पे हम न्यूक्लियॉन्स को डालते हैं। ठीक है, जब इस पे हम इसको न्यूट्रॉन्स को डालते हैं, न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाते हैं, तो ये स्प्लिट होता है, एक जो बड़ा न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बन जाता है, और इसमें भी काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस ऊर्जा से ही क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है फाइनली, जो हमारे घरों तक पहुंचती है। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन पहला ऐसा पावर स्टेशन बना था भारत में, 28 अक्टूबर 1969 को बना था। अन्य पावर स्टेशन की बात करें वो कहाँ कहाँ पे है, तो कायगा का एक है जो कि कर्नाटका में है, कारकपर है गुजरात में, कुंडाकुलम है तमिलनाडु में, मद्रास कालापकम है तमिलनाडु में, नरोड़ा है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी एक है, तारापुर महाराष्ट्र, ये जो हम देख चुके हैं। ठीक है, और ये सब जो भी एटॉमिक पावर स्टेशन है ये कहाँ पे स्थित है, आई मीन ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाते हैं, ये कंट्रोल की जाते हैं एनपीसीआईएल के द्वारा। एनपीसीएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1987 में। तो भारत में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इसी के अंतर्गत जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआईडीएआई। काफ़ी सुना सुना नाम है, तो ये सवाल बहुत आसान है, आपको आता ही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, यूनाइटेड इंडियन डाटा एनालिटिक्स इंटरनल, यूनिवर्सल इंडिया डाटा एनालिटिक्स इंटरनल, सी यूनिक इंडिया डाटा आर्काइव, या डी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई का। आधार कार्ड काफ़ी चर्चा में रहा है, आपने इसके बारे में सुना होगा। कोई भी जो स्कीम्स गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो एक तरह से आधार कार्ड से रिलेटेड होती हैं। आपका आधार नंबर से कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, आपका नया सिम कार्ड ले सकते हो, और बहुत सारी सुविधाएं आधार कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। आधार क्या होता है, एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है कि आपको के जो है आपका जो डाटा है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, और आपसे रिलेटेड जो भी जो इन्फॉर्मेशन है, कई सारी आपका नाम और घर का पता, ये सब कुछ क्या होता है कि एक डिजिटली स्टोर किया जाता है। कहाँ पे, आधार कार्ड के थ्रू। और ये कौन करता है, ये अथॉरिटी करती है जिसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये UIAID है, जो कि भारत में जो है वो UIDAI ये जो है भारत में जो आधार कार्ड बनता है उसकी देखरेख का काम करती है, और उसकी जो डाटा का स्टोरेज होता है वो इसी के पास होता है। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। सवाल संख्या 4 कहता है कि द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज ऑल्सो नोन एज डैश डिजर्ट। बहुत ही आसान सवाल है ये, तो आपको लाइक आना ही चाहिए, ये भूल गए तो मतलब क्या है फिर, क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या है, कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा, या डी थार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं थार डिजर्ट। कहाँ स्थित है ये, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक अरावली रेंज है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और अरावली की पहाड़ी की खास बात ये है कि ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। तो अरावली क्या करता है कि ये राजस्थान को दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, इस साइड अब जो राजस्थान है, यहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर, ये सब हैं, ये सब क्या है, ये सब थार डिजर्ट का हिस्सा है, और इस साइड जो है वो डिजर्ट नहीं है। ठीक है, थार डिजर्ट कहाँ है, बेसिकली राजस्थान में अरावली के वेस्टर्न साइड में है, पाकिस्तान से इसका बॉर्डर भी लगता है। तो इसके अलावा आप देखो और भी ऑप्शन क्या है, कलहारी, गोबी, सहारा, ये सब जो है डिजर्ट वो इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े डिजर्ट है। सहारा डिजर्ट आपको पता होगा अफ्रीका में है। ठीक है, गोबी डिजर्ट और कलहारी डिजर्ट कहाँ कहाँ है ये अभी मैं बता देता हूँ। जो कलहारी डिजर्ट है ये भी अफ्रीका में ही है, और ये गोबी डिजर्ट है ये मंगोलिया में है, जो कि चाइना से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो जो भी डिजर्ट है इन सब के लोकेशन पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल भी जो लोकेशन इंपॉर्टेंट उनके बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। सवाल संख्या 5 पे आते हैं। द टर्म ब्रिडल एंड ईगल आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम। ब्रिडल और ईगल कौन से खेल में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन है ए बास्केटबॉल, बी शूटिंग, सी गोल्फ, या डी बॉक्सिंग। तो देखो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। तो गोल्फ में ब्रिडल और ईगल का यूज होता है। ये क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। जैसे कि आपको ये गोल पोस्ट में गोल करना है, ठीक है, तो आपको बेसिकली लक्ष्य दिया जाता है कि आपको 4 शॉट में इसको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, 4 शॉट में डालना है, आपने 3 शॉट में ही डाल दिया, यानी कि जितने लिमिट थी उससे एक पहले ही डाल दिया, तो उसे कहते हैं ब्रीडी। ठीक है, ईगल कहते हैं अगर आपको 4 में करना था और आपने 2 में ही कर दिया, यानी कि 2 अंडर पार, पार से 2 कम। जो 4 है उस 4 को लिमिट उसे कहते हैं क्या, पार। यहाँ पे लिमिट कुछ भी हो सकता है, बट मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा हूँ। अगर 4 का पार है तो क्या हो गया,
ब्रिडल आपका आ जाएगा 3 पे अगर आप 3 शॉट में उसमें डाल देते हैं, और ईगल कब आ जाएगा अगर आप 2 शॉट में इसमें डाल देते हैं। अल्बाट्रॉस बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही मुश्किल है ये करना, बट अगर आप करते हैं इसका अर्थ ये होगा आपको 4 चांस मिला हुआ है, आपने 3 पहले, यानी कि आपने एक बार में इसके अंदर में जो है वो पिला दिया है। ठीक है, तो गोल्फ का खेल रईसों का खेल भी कहा जाता है, बट अब भारत भी गोल्फ में अच्छा कर रहा है। और एक भारत की गोल्फ की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले ओलंपिक में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और चौथे स्थान पर आई थी, युवा खिलाड़ी हैं। आपको क्या करना है, उनका नाम जानना है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि उनका नाम क्या है। उनका नाम ए से शुरू होता है, तो इसको जरूर रिसर्च करें, उसके बारे में पढ़ें कि उनका नाम क्या है, जो भारत की एक मशहूर गोल्फर है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि बॉक्साइट माइंस आर अबंडेंटली फाउंड इन विच स्टेट। बॉक्साइट के जो माइन है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गोवा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो दोस्तों बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट एक ओर होता है। ओर होता है किसका? अल्मोनियम मेटल का। किसका मेटल होता है? अल्मोनियम, जिसे Al से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में। तो इसी मेटल का बना हुआ होता है क्या, सॉरी, इसी मेटल का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट। और बॉक्साइट पाया जाता है उड़ीसा में भारी मात्रा में। उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी देख लेते हैं। कोरटपुल, रायगढ़, कलहाड़ी, कलाहांडी, बोलांगर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो बॉक्साइट है उसकी माइनिंग होती है। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 7 कहता है कि द ब्लू अम्ब्रेला विच इज फेमस चिल्ड्रन मूवी इज डायरेक्टेड बाय हूम डैश। जो ब्लू अम्ब्रेला मूवी है वो किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है? ऑप्शन क्या क्या है? विशाल भारद्वाज, करण जौहर, अनुराग कश्यप या डी पंकज कपूर। बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। और इसकी बात करें तो इसमें एक प्लॉट ये था कि जो एक स्मॉल विलेज है वहाँ पे एक लड़की का अम्ब्रेला चोरी हो जाता है, और एक जो चाय वाला होता है वो कुछ बेईमान सा होता है, और उसका यही एम रहता है कि जो अम्ब्रेला है उसे वो कैसे अपने पास ले आए। ठीक है, तो इस तरह कुछ कहानी है। किसके द्वारा? एक बुक पे बेस्ड है, जो बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो इसे डायरेक्ट किसने किया था, अब ये भी जान लेते हैं। इसे डायरेक्ट किया था ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पे देख रहे हैं, विशाल भारद्वाज। इन्होंने इस जो मूवी है ब्लू अम्ब्रेला इसे डायरेक्ट किया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी मूवी, रस्किन बॉन्ड द्वारा ये मूवी जो है वो इंपॉर्टेंट है। बुक के टर्म में भी सवाल पूछ सकते हैं कि ब्लू अम्ब्रेला जो बुक है, पुस्तक है, वो किसने लिखी है? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, और पंकज कपूर एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता, इन्होंने इस मूवी में काम किया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 8 कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वेद। इनमें से कौन एक वेद नहीं है? ऑप्शन क्या क्या? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या डी सोमवेद। तो शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्या दिया हुआ है? अथर्व, ऋग, यजुर या सोम। सोम नहीं होता है, होता है क्या? सामवेद, SAM, सामवेद होता है। तो सोमावेद किसी वेद का नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा, क्योंकि इस तरह का आपका कोई वेद है नहीं। अगर वेदों से कई सवाल आते हैं तो आपको बेसिक जानना चाहिए वेदों में जो है वो बेसिक क्या लिखा हुआ है। जैसे ऋग्वेद, जैसे वेदा वर्सेस कहते हैं, इसमें जो है वर्षे जो श्लोक होते हैं वो लिखे हुए हैं। और सामवेद कहते हैं वेद ऑफ चांट्स, इसमें मंत्र उच्चारण की बात की गई है। इसमें संगीत के बारे में भी बात की गई है। यजुर्वेद को वेदास और सैक्रिफाइसल फॉर्मूला कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ लिखी होती हैं, जो अलग अलग जो विधियाँ होती हैं, जो यज्ञ होते हैं या जो बलिदान दिए जाते हैं इसके फॉर्म में, उनके बारे में चर्चा की गई है यजुर्वेदा में, जो आहुति दी जाती है। ठीक है, अथर्ववेदा में वेदा ऑफ स्पेल्स कहते हैं, इसमें बेसिकली अथर्ववेदा में ब्लैक मैजिक के बारे में भी चर्चा की गई है। तो ये चारों वेद जो इंपॉर्टेंट है, चारों वेद कहते क्या क्या है, इनकी में इनका जो मूल आधार है वो क्या है, ये यहाँ से भी सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। एक सवाल ये भी बनता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उत्तर आ जाता है क्या यहाँ पे? ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 9 पे आते हैं। सवाल संख्या 9 कहता है कि शिरोमणि अकाली दल इज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखो इस जो टॉपिक है ना, इस पे भी कई शिफ्ट में सवाल देखे गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल जहाँ तक मुझे याद है पूछा गया था कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर होता था रामविलास पासवान। इसकी चर्चा मैंने की हुई है पिछले वीडियोज़ में। और पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या स्टेट के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन से स्टेट के हैं, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो हर स्टेट के जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो आप याद कर सकते हैं इजीली। तो शिरोमणि अकाली दल कहाँ का पार्टी है? ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, झारखंड, न्यू दिल्ली, असम, पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब की पार्टी है। इसके जो संस्थापक हैं वो है कौन? सुखबीर सिंह बादल। ठीक है, प्रकाश सिंह
प्रकाश सिंह बादल जो है वो इसके संस्थापक हैं। और प्रकाश सिंह बादल जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के कई दफ़ा, और उन्हीं की पार्टी शिरोमणि अकाली दल है। अक्सर शिरोमणि अकाली दल का जो है गठबंधन है वो बीजेपी के साथ रहा है, बट पिछले दिनों ये गठबंधन टूट भी गया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 10 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज गॉट द पावर टू कम्यूटेट द डेथ सेंटेंस इन इंडिया। भारत में जो डेथ सेंटेंस, जो फांसी की सजा मिलती है, उसे रोकने का अधिकार किन्हें है? ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर या डी चीफ जस्टिस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट चाहे तो जो फांसी की सजा किसी को होती है उसे वो रोक सकते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट को अधिकार है वो किसके अंदर मिला है? ये आर्टिकल 72 जो भारत का संविधान है उसके तहत प्रेसिडेंट को ये अधिकार मिला है कि वो जो मौत की सजा किसी को मिलती है तो वो उसे क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। कम्यूटेट शब्द का अर्थ क्या है? लघुकरण, मतलब सजा को कम करना। आई मीन जो सजा का जो पनिशमेंट का जो रिगरसनेस है, मतलब कि किसी को लाइक पनिशमेंट दी हुई है फांसी की, तो प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ तुम्हें मैंने बड़ी कर दिया। प्रेसिडेंट बस ये कर सकते हैं कि उन्हें वो फांसी से कटा के लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट पे या क्या बोलते हैं बंदी बना के उम्र कैद की सजा जो होती है, उम्र कैद की सजा वो उन्हें दिलवा सकते हैं। ठीक है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे प्रेसिडेंट की हाँ ठीक है फांसी माफ कर दिया तो तुम्हें भी छोड़ दिया, वो चीज़ नहीं होता। तो कम्यूटेट का मतलब होता है सजा को कम करवाना। ठीक है। लिमिट का मतलब क्या होता है? टर्म ऑफ एम्पोर्समेंट को कम कर देना, यानी कि अगर आपको 10 साल की सजा हुई है तो अगर आप इसका यूज करते हैं लिमिट, अगर प्रेसिडेंट आपको देते हैं तो आपको 10 साल की सजा 7 या 8 साल की हो सकती है। ठीक है। और डिस्पाइट भी वही है कि सम केसेस डिक्रीज द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर की जो पनिशमेंट है उसको वो और कम कर सकती है। डिप्राइम मतलब क्या हो गया कि जो इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस जो तो प्रेसिडेंट क्या हो सकते हैं वो होल्ड पे रख सकते हैं तुम्हारे, मतलब अगर किसी को फांसी की सजा हुई है तो मना भी नहीं करे फांसी देने से, बट वो इस चीज़ को होल्ड पे अपने पास रख रहे हैं कि हाँ मैं इस पर सोच विचार करके जो है वो उत्तर दूंगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 11 कहता है कि पाथर पंचाली वाज रिटन बाय, पाथर पंचाली किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है विभूति सन बंदोपाध्याय, सी है आर के नारायण या डी है गजन माधव मुखीबंद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विभूति भूषण बंदोपाध्याय, और ये उनकी तस्वीर इन्होंने लिखी है बहुत ही फेमस पुस्तक पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली पर सत्यजीत रे ने एक मूवी बनाई थी 1955 में जो कि काफ़ी चर्चित रही थी। तो काफ़ी फेमस नाम है विभूति भूषण बंदोपाध्याय का। पत्थर पांचाली के लिए इसको उन्हें जो है वो विशेष रूप से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। अगर अन्य राइटर की बात करें तो आर के नारायण, मुंशी प्रेमचंद, गजन माधव मुक्तिबंध, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सब की जो मुख्य मुख्य कृतियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जो आर के नारायण की महत्वपूर्ण जो रचना है वो मालगुडी डेज, इनके बारे में आप सबको पता होगा, और यहाँ से सवाल बनने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है। प्रेमचंद जी की जो प्रमुख किताबें हैं गोदान, और इनकी जो प्रमुख जो कहानियाँ रही हैं लाइक ईदगाह, जो बचपन में लाइक वन ऑफ माय फेवरेट थी। तो इन सब जो पुस्तकें हैं उनको और इनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं, इनके द्वारा पुस्तकें जो नॉवेल्स लिखी गई हैं उन पर सवाल बनने के काफ़ी चांसेस है। मुंशी प्रेमचंद की भी सवाल बनने के अच्छे चांसेस है। तो उनकी जो भी रचनाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 12 पे आते हैं। सवाल संख्या 12 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन द ईयर 1861। अब देखो ये सवाल देखने से थोड़ा सा ट्रिकी सा मुश्किल सा लग सकता है, बट अगर इसकी बात करें तो आप ऐसे सवालों को कैसे टैकल करेंगे, ऐसे सवालों को सामना कैसे करेंगे? तो महात्मा गांधी जी देख लीजिए, इनकी जो जन्म तिथि है आपको याद करनी पड़ेगी। 2 अक्टूबर 1869 को जो इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपने याद रख लिया तो आपको पता चलेगा महात्मा गांधी, तो इसका उत्तर नहीं हो क्योंकि इनका 1869 था। महात्मा गांधी से जुड़ी जो भी बातें हैं, उनका जो आंदोलन रहा है वो आपको उंगलियों पे रटा होना चाहिए। अगर आप कोई भी भारत में कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गांधी जी की रिलेटेड जो भी जो टाइमलाइन है, जो वो कब जन्मे, वो कब भारत आए और साउथ अफ्रीका से, और वहाँ पे भारत आने के बाद उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए हैं। चंपारण गए, खेड़ा सत्याग्रह हुआ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, फाइनली सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। उनका पूना पैक्ट कब साइन किया उन्होंने, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो कब, कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने लंदन गए थे। ये जो सारी चीज़ें हैं वो गांधी जी के बारे में अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गांधी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम के लिए। तो गांधी जी का बर्थ ईयर आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब 1869 का बर्थ डेट आपको पता चल गया, ये तो नहीं हो सकता है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय जो है वो
इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी और इनका जो टाइमलाइन था रहा है वो कुछ 1772 इसके बाद का रहा है। तो आप ये भी जान लो कि राजा राम मोहन राय भी उत्तर नहीं हो सकता है। बचे दो, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, दो में से आपको छाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सबकी आप जो है बर्थ डेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। गांधी जी की 2 अक्टूबर 1869, स्वामी विवेकानंद जी की 12 जनवरी 1863, राजा राम मोहन की 22 मई 1772 और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 7 मई 1861। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थडे होती है उस दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, तो वहाँ से भी आपको उनका जो जन्मदिन हो याद रख सकता है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पूर्ति है उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि इन्होंने किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ये आरआरबी ग्रुप डी का भी सवाल हो चुका है और इसे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप पिछले सारे वीडियोज़ को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, उनके पीछे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 13 कहता है कि ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU वाज साइंड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड विच बैंक ऑन द फॉर्मर्स डिफेंस सैलरी पैकेज। कहने का अर्थ यह है, एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया था भारतीय सेना और एक बैंक के बीच में, जिसमें डिफेंस जो सिपाही होते हैं, डिफेंस के जो भी स्टाफ होते हैं, उनके सैलरी के बारे में चर्चा की। उनको सैलरी पैकेज किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा और किस बैंक में उनका खाता बना के उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो MOU साइन हुआ 2011 में और रिन्यू किया गया इसको फरवरी 2015 में, और फिर इसको रिन्यू किया गया है अभी 2021 में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब, 1955 में। तो इसी से यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है, और सभी बैंकों के MD वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अक्सर अगर बैंकिंग एग्जाम की भी आप तैयारी करो तो बैंकों के MD के नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो हो गए जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल फिलहाल में उस वक्त की जो घटनाएं थी उनसे इंपॉर्टेंट सवाल आए, जैसे कि गौरी लंकेश जो थी उनकी हत्या कर दी गई थी और वो कौन से राज्य से थी, इस तरह के सवाल आए थे। अर्जुना अवार्ड्स, जो मैं अपने पहले भी कहा कि स्पोर्ट्स अवार्ड और जो बुक्स के रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो तो आपको रट के ही जाना, वहाँ से 2-3 नंबर सवाल आप आराम से निकाल लोगे। सिनेमा से रिलेटेड सवाल हम देख चुके हैं। इस बार तो लाइक जिन्होंने सेट किया तो उनका फेवरेट सिनेमा ही था, सिनेमा से उन्होंने कई सवाल दिए हैं। एक करंट अफेयर का दे दिया है और जीके में भी 2-3 सिनेमा या वैसे बुकों से सवाल था। और साथ ही साथ अगर बात करें तो CGI कौन है उस वक्त, तो अभी के CGI आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट राज्य के मुख्यमंत्री कौन है ये पता होने चाहिए। यहाँ से सवाल बना है CGI कौन थे, दीपक मिश्रा उस वक्त थे, और अभी कौन है, जस्टिस NV रमन्ना है। चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा कौन थे, विपुल कुमार देव थे। और अभी के चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिपुरा के, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सवाल बना है, सवाल आगे बन सकता है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके आने के चांसेस और भी अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक सवाल पूछा गया था कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फेज 1 का, जो 403 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और ये जोड़ता था किसको, मेघालय एंड मिजोरम को, ये सवाल था। तो इस तरह के सवाल आए हाल फिलहाल जो भी घटनाएं घटी हैं। और स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट सारी है बट आप सभी हैं, बट आप लाइक ऐसे सिचुएशन फंस गए कि अब कुछ तो ऐसा पढ़ के जाना कि 2-3 नंबर हो जाए। तो आपको स्पोर्ट्स पढ़ के जाना है, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, और जो अवार्ड्स रिलेटेड करंट अफेयर्स और बुक्स जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ये आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ से आप ठीक ठाक स्कोर करंट अफेयर के सेक्शन में कर लोगे कि हाँ ठीक है। अगर आपको जो लाइक हाँ उसमें काम चलाना है तो उसका मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूँ करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ें। जो करंट अफेयर की वीडियोस आती हैं वो हर सुबह सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती हैं 6:30 बजे। साथ ही साथ इसकी डेली क्विजेज भी शाम को आती हैं, तो आप वीडियोस देखें और क्विज को अटेम्प्ट करें। तो जितना आप रिवाइज अभी करोगे, जितना आप अभी मेहनत करोगे, एग्जाम के टाइम में आपका स्ट्रेस कम रहेगा, आप स्वस्थ होकर सुरक्षित होकर अच्छे से परीक्षा दे पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करें आज के सेशन को। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, आरबी ग्रुप डी की वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए, अपने शेयर कीजिए दोस्तों के साथ कि इस तरह की वीडियो सीरीज जो आती हैं वो सबके लिए अच्छा होती है। और जो जीके का ज्ञान होता है वो तो बांटने से बढ़ता है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और सरकारी परीक्षा को बने रखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।